गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी एंड ये है चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 सोशियोलॉजी। बिफोर वी स्टार्ट, हमने थर्ड चैप्टर बीच में ही छोड़ दिया है क्योंकि वी आर ट्राइंग कि हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस जो भी चैप्टर्स एग्जाम में आने हैं वो हम जल्दी कंप्लीट करें। सो दिस इज़ चैप्टर 4 एंड दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। Without any further ado, let's start with the video. Now, Indian society. Indian society क्या है? It is primarily a rural society, though the urbanization is growing. What is urbanization? When people move from rural areas to urban areas in search of jobs. ठीक है? But हम primarily फिर भी rural society हैं. Majority of India's people live in rural areas. 67% है 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग। और ये लोग जो अपना एग्रीकल्चर, जो अपनी लिविंग है वो एग्रीकल्चर या उसके रिलेटेड ऑक्यूपेशंस पे बेस्ड है उनकी लिविंग। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी कंसिडर इंडियन सोसाइटी एज अ प्राइमरीली अ रूरल सोसाइटी। दिस मीन्स जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है। ठीक है, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है। बट जो लैंड है इट इज़ नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉपर्टी, नॉट इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड, इट इज़ रादर अ वे ऑफ लाइफ। वाई? बिकॉज जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो पैटर्न्स हैं, दे ऑल्सो कैन बी ट्रेस टू आर एग्रेरियन बैकग्राउंड्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि एग्रीकल्चरल लैंड एज अ रिसोर्स, एज अ प्रॉपर्टी, एज अ लाइवलीहुड से ज़्यादा इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि देर इज़ दिस क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर. Nature and practice of agriculture varies greatly across different regions of the country. Now, let's take for an example, for instance, let's talk about कि जब भी कोई हार्वेस्ट होता है, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो कि मेनली हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी जोग्राफी सेम नहीं है थ्रू आउट इंडिया, तो ऑब्वियसली जो हमारे प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर है, जो नेचर ऑफ एग्रीकल्चर है वो डिफरेंट होगा। एग्रीकल्चर इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट? बट द रूरल इज़ नॉट जस्ट एग्रीकल्चर। वाई? क्योंकि उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कि जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस है वो कास्ट सिस्टम में भी दिखती है। जैसे कि वी हैव स्पेशलिस्ट एंड सर्विस कास्ट, जो जैसे वॉशरमैन, पॉटर्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स हैं। ओके, और ऐसा है कि सम ऑफ द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस देव डिक्लाइंड, but there is this increasing interconnection of the rural and urban economies and that has led to diverse occupations. पहले क्या होता था ना, ब्लैक एंड वाइट डिस्टिंग्विश कर सकते थे आप, लाइक दिस इज रूरल, दिस इज अर्बन। नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज ये इंटरमिंगलिंग हो चुकी है, इंटरकनेक्शन हो चुका है। ओके, now let's understand agrarian structure, caste and class in rural India. We've already understood agricultural land as the single most important resource and form of property, as a form of livelihood also. But ये equally distributed नहीं है among people, right? Nor does everyone have the access to land. हर एक के पास है भी नहीं। विमेन के पास, उनको तो ओनरशिप ऑफ लैंड भी नहीं मिलती है, जबकि लॉ कहता है कि विमेन को मिलना चाहिए, दे आर सपोज टू हैव इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। बट रियलिटी में क्या है, या तो उनके पास लिमिटेड राइट्स होती हैं या उनके पास जो एक्सेस होता है ना, एज अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड हेडेड बाय मैन होता है। सो अंडरस्टैंड कि जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं कास्ट एंड क्लास से इफेक्ट हुआ है। ओके, let's move further and understand that the term agrarian structure is often used to refer structure or distribution of land holding. ठीक है, कि मतलब कैसे लैंड होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब कितनी लैंड किसके पास है। बिकॉज द एग्रीकल्चरल लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स इन रूरल एरियाज। तो जिसके पास ज़्यादा लैंड होगी वो भी रूरल क्लास स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे कि मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स हैं, इन ये सफिशिएंट ओन भी कर लेते हैं, लार्ज इनकम्स भी होती हैं इनकी कल्टिवेशन पे। ठीक है, ऑल्दो दिस डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल प्राइसेस विच कैन फ्लक्चुएट ग्रेटली एज वेल एज अदर फैक्टर्स सच एज मॉनसून। देखिए, ये जो मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स हैं, दे आर एबल टू अर्न सफिशियंट एंड दे हैव लार्ज इनकम्स ऑल्सो, ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया में एरेटिक मानसून है। ओके, एंड वो प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है, बट if everything goes well, they earn large income. Then we have agricultural laborers. They're more often than not paid below the statutory minimum wage and earn very little. ये बहुत कम कमाते हैं, इनकी इनकम्स बहुत लो होती हैं और इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत इनसिक्योर होती है, जो काम करते हैं वहाँ पे। Then we have tenants, cultivators who lease their land from landowners. ठीक है, लैंड ओनर उसको टेनेंट के बेस पे दे देते हैं। इनकी जो लैंड है, इनका जो इनकम है वो ओनर कल्टिवेटर से कम होता है, बिकॉज दे आर जस्ट टेनेंट्स, उनको वो अमाउंट भी तो पे करना है ना, राइट? तो ये थ्री
टाइप्स हैं, ऐसे एग्रेरियन स्ट्रक्चर मोस्टली डिवाइडेड होता है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. जो एग्रेरियन सोसाइटी है, देयरफॉर इट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स क्लास स्ट्रक्चर, बट वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड थ्रू कास्ट सिस्टम. क्लास स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया, ठीक है. मीडियम एंड लार्ज एंड एग्रेरियन लेबरर्स एंड देन वी हैव टेनेंट्स. तो अब कास्ट का समझते हैं. इन रूरल एरियाज देर इज दिस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास. एग्रेरियन सोसाइटी देयरफॉर इट कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ इट्स क्लास स्ट्रक्चर, बट इसको हमें कास्ट सिस्टम से भी समझना है. कैसे? In most regions of India, the major landowning groups belong to castes that belong to the Shudra और क्षत्रिय वर्णास. ठीक है. ईच रीजन में बस एक या दो लैंड ओनिंग कास्ट होती हैं और वो न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको एम श्रीनिवास जो हैं वो डोमिनेंट कास्ट्स बोलते हैं. ओके. इन ईच रीजन जो डोमिनेंट कास्ट है वो मोस्ट पावरफुल ग्रुप होता है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है. लैंड रिसोर्स है, जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो पावरफुल भी होगा. ठीक है. जैसे कि लैंड ओनिंग ग्रुप्स जैसे जाट्स हो गए, राजपूत्स हो गए यूपी के, वोकलिगा लिंगायत्स हो गए कर्नाटका के. ओके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक रिलेशनशिप है कि किन किन के पास कास्ट ज़्यादा होती है, समटाइम्स किन किन के पास लैंड ज़्यादा होती है. यू माइट नो कि जो वर्नास का टॉप मोस्ट वो है जैसे ब्राह्मणास, तो ब्राह्मणास के पास समटाइम्स लैंड नहीं भी होती है. ओके. सो दे आर नॉट द डोमिनेंट कास्ट्स. जिनके पास लैंड है वो डोमिनेंट कास्ट्स हैं. Okay, the rough correspondence between caste and class means that typically the upper and the middle castes also had best access to land. जो अपर एंड मिडिल कास्ट थे उनके पास एक्सेस भी ज़्यादा था, तो पावर एंड प्रिविलेज भी होगा. और इससे क्या हुआ है, इम्प्लीकेशंस हुई है रूरल इकोनॉमी पे. मोस्ट रीजन्स में क्या है, जो प्रोप्राइटरी कास्ट जो ग्रुप है, ठीक है, जो ओन करता है रिसोर्सेज, तो वो कमांड भी करता है लेबर को काम करने के लिए. तो अगर लैक ऑफ रिसोर्स है या डिपेंडेंस ऑन द लैंडेड क्लास फॉर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल सपोर्ट, तो इसका क्या मतलब है, जो पुअर है, जो डिपेंडेंट है, जिसके पास लैक ऑफ रिसोर्स है, वो लैंड ओनर्स के साथ टाई हो जाता है. और हेरिडिटरी लेबर भी हमने देखा है, हलपति सिस्टम इन गुजरात देखा है, जीता सिस्टम इन कर्नाटका देखा है. ओके. तो बॉन्डेड लेबर की तरह काम करने शुरू हो जाता है बिकॉज उनके पास रिसोर्स नहीं है ना. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्कड. ठीक है, पहले. और लेट्स अंडरस्टैंड, ये था पहले इन लोगों के पास ज़्यादा होता था. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स द colonial period. Okay. The agrarian structure has changed enormously over time. Pre-colonial to colonial to after independence अलग है. सेम डोमिनेंट कास्ट आपको पता लग गया ना, जिनके पास ज़्यादा लैंड है, दे वर प्रॉबेबली ऑल्सो कल्टिवेटिंग कास्ट इन द प्री कलोनियल पीरियड, तब भी वही होंगे. तो दे वर नॉट द डायरेक्ट ओनर्स ऑफ द लैंड. ओके. इंस्टेड जो रूलिंग ग्रुप्स थे ना, जैसे लोकल किंग्स हो गए, ज़मींदार्स, जो लैंडलॉर्ड्स हो वर ऑल्सो पोलिटिकली पावरफुल इन देयर एरियाज, जैसे क्षत्रियास वगैरह, दे कंट्रोल्ड द लैंड. ओके. जो पेजेंट्स और कल्टिवेटर्स हैं who worked the land had to hand over a substantial portion of the produce to the Kshatriyas. पहले ऐसा होता था, मैंने आपको बोला ना, जो काम करते थे आधी लैंड उनके पास होती थी और जो काम करवाते थे मोस्टली उनके पास होती थी. लेकिन जब ब्रिटिश आए, उन्होंने जब कॉलोनाइज किया इन मेनी एरियाज एज दे रूल थ्रू दिस लोकल ज़मींदार्स, उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स किसे दे दी, ज़मींदार्स को. पहले ज़मींदार्स के पास नहीं थी वो राइट, पहले किंग्स या उनके पास होती थी. ठीक है. जैसे कि क्षत्रियास मोस्टली हाई कास्ट के पास होता था, ये लोग सारे काम करवाते थे. बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़मींदार्स को प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दी. अंडर द ब्रिटिश द ज़मींदार्स वर गिवन मोर कंट्रोल ओवर लैंड दैन दे हैड बिफोर. ठीक है. तो कोलोनाइजर्स ने क्या किया, हैवी टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर लगाने शुरू हो गए. तो ज़मींदार्स ने क्या किया फर्दर, जब कोलोनाइजर्स ने टैक्स लगाने शुरू किया तो ज़मींदार ने वही टैक्स जो है निकालना स्टार्ट किया कल्टिवेटर्स से. तो कल्टिवेटर्स के पास बहुत कम रह जाता था, तो जितना उन्होंने टैक्स देना होता था तो ज़मींदार उनसे ज़्यादा काम करवाते थे. राइट. सो ये एक ना मतलब एक सप्रेसिव तरीका है. तो ऐसे काम किया है कॉलोनियल पीरियड में. लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर. वन रिजल्ट ऑफ ज़मींदारी सिस्टम वॉज दैट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो स्टैगनेट या डिक्लाइन हो गई ब्रिटिश रूल के टाइम पे. फॉर पेजेंट्स को तो दिक्कत हो रही थी ना, ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, फ्रीक्वेंट फेमीन्स हो गई, फ्रीक्वेंट वॉर्स हो गई, और उससे क्या हुआ,
वो भागने भी शुरू हो गए। ज़मींदारी सिस्टम से होता था, तो ज़मींदारी में इनको खाली काम करना है पेजेंट्स को, ठीक है। इन अदर एरियाज दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, उन्होंने क्या किया, रेतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, इसको रियोत भी कहते हैं, RYOT की तरह भी लिखा जाता है इसको, रियोतवाड़ी, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या था, जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे हु वर देमसेल्व्स ऑफन लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, रादर दैन द जमींदार्स, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स, जो एक्चुअल कल्टिवेटर जो वहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हैं, बिकॉज द कॉलोनियल गवर्नमेंट डायरेक्टली डेल्ट विद द फार्मर्स या लैंडलॉर्ड्स, तो वो ओवरलॉर्ड से बात नहीं करते थे, तो टैक्सेशन का बर्डन भी किस पे आता था, कल्टिवेटर्स पे। तो क्योंकि कल्टिवेटर्स पे आता था, तो कल्टिवेटर्स में इतना इंसेंटिव आ जाता था कि वो एग्रीकल्चर में खुद ही इतना काम करते थे कि वो टैक्स दे पाएँ। तो इससे क्या हुआ, जो एरियाज थे वो प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्पेरस हो गए। ज़मींदारी में यही चीज़ थी, ज़मींदार्स वो बेसिकली ओवरलॉर्ड्स, जिनके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दी ब्रिटिशर्स ने, तो वो एक्सट्रैक्ट करते थे जितना एडवांटेज वो कल्टिवेटर से निकाल पाए। बट रेवतवाड़ी में उल्टा हुआ, कल्टिवेटर्स के पास इंसेंटिव आ गया काम करने का, क्योंकि टैक्स वो खुद देने शुरू हो गए, और इसीलिए वो प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्पेरस भी हो गए फर्दर। इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ, नेहरू एंड हिज पॉलिसी एडवाइजर्स दे एम्पार्क्ड ऑन अ प्रोग्राम ऑफ प्लान डेवलपमेंट। और प्लान डेवलपमेंट इन्होंने किस पे बेस की, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रेरियन रिफॉर्म। द पॉलिसी मेकर्स वर रिस्पॉन्डिंग टू द डिसमल एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो हालात थे हमारे वो बहुत ख़राब थे, लो प्रोडक्टिविटी थी, डिपेंडेंस थी इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स पे, इंटेंस पावर्टी थी रूरल पॉपुलेशन में। और पॉलिसी एडवाइसर्स एंड नेहरू को लगा कि जो मेजर रिफॉर्म है एग्रेरियन स्ट्रक्चर का, जो लैंड होल्डिंग सिस्टम है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ज़रूरी है इफ़ एग्रीकल्चर वॉज टू प्रोग्रेस। तो मतलब क्या करना है, लैंड होल्डिंग सिस्टम चेंज करने है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड चेंज करने है, और एग्रेरियन स्ट्रक्चर चेंज करना है। लेट्स सी कि हुआ क्या। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो पास हुई है, दैट इज द अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ओके। अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, उसने क्या किया, इंटरमीडियरीज हटा दिए जो कल्टिवेटर्स एंड स्टेट के बीच में रहते थे। इंटरमीडियरीज कौन है, ज़मींदार्स। ऑफ ऑल द लैंड रिफॉर्म लॉज दैट वर पास्ड, दिस वॉज प्रॉबेबली द मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। और ये सक्सीड भी हुआ है सुपीरियर राइट्स ऑफ ज़मींदार को लेने के लिए, एंड वीकनिंग देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, दो इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या हुआ है, जो एक्चुअल लैंड होल्डर्स हैं और जो कल्टिवेटर्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से बेटर पोजीशन में आ गए। हाउएवर ज़मींदारी अबॉलिशन पूरी लैंडलॉर्डिज्म नहीं गई है, टेनेंसी और शेयर क्रॉपिंग सिस्टम नहीं गए हैं, ठीक है। बस ये था कि टॉप लेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स वो निकल गया एग्रेरियन स्ट्रक्चर में से, ओके। नाउ अमंग अदर मेजर लैंड रिफॉर्म, दूसरा क्या है, टेनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या हुआ, दे अटेम्प्टेड टू आइदर आउटलॉ टेनेंसी ऑल टुगेदर और टू रेगुलेट रेंट्स टू गिव सम सिक्योरिटी टू द टेनेंट्स। उन्होंने क्या किया, या तो टेनेंट्स रखो ही मत, अगर रखने हैं तो एक पर्टिकुलर उन्होंने सिक्योरिटी दे दी टेनेंट्स को, ठीक है, रेंट रेगुलेशन से। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दीज लॉज वर नेवर इम्प्लीमेंटेड वेरी इफेक्टिवली, और इन वेस्ट बंगाल एंड केरला देयर वाज रैडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर दैट गेव लैंड राइट्स टू द टेनेंट्स। इन दो स्टेट्स में फिर भी थोड़ा काम हुआ है। सो लेट्स मूव फर्दर। थर्ड क्या है, सीलिंग एक्ट्स, लैंड सीलिंग एक्ट्स, ओके। अब ये सीलिंग एक्ट क्या है, ये अपर लिमिट होती है जो एक लैंड, मतलब जैसे इफ़ यू हैव अ लैंड तो एक सीलिंग लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते। दीज लॉज इम्पोज एन अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर फैमिली। अब ये सीलिंग वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, काइंड ऑफ लैंड पे डिपेंड करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे, इन सब पे डिपेंड करता है। वेरी प्रोडक्टिव लैंड हैज़ लो सीलिंग, ठीक है। जैसे कि अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी तो आप कम लैंड रख पाओगे, अगर अनप्रोडक्टिव है तो आप ज़्यादा लैंड रख पाओगे। अकॉर्डिंग टू दीज एक्ट्स, स्टेट इज सपोज टू आइडेंटिफाई एंड टेक पोजेशन ऑफ सरप्लस लैंड, जिसके पास भी सीलिंग लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, उससे लेनी है लैंड और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किस पे, लैंडलेस फैमिलीज एंड हाउस होल्ड्स पे, ओके। बट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दीज एक्ट्स प्रूव टू बी टूथलेस। मतलब ज़्यादा स्टेट्स में क्या हुआ, ये काम नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे, और इन्होंने लैंड ओनर्स ने एक एस्केप का वे थ्रू, मतलब एस्केप का वे निकाल लिया। कैसे निकाला होगा, जब सीलिंग लिमिट लग जाती है ना तो पीपल स्टार्ट ट्रांसफरिंग देयर ओन प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स। जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी है और मेरे पास सीलिंग से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो मैंने अपनी जो सीलिंग से ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी है वो अपने ब्रदर, अपने फादर, अपने मदर या फर्दर ऐसे किसी पे भी ट्रांसफ़र कर दी, तो उसकी अलग सीलिंग लिमिट है।
ठीक है, तो वैसे करके मतलब लैंड तो घर में ही रही ना. अंडरस्टैंडिंग. The agrarian structures varies greatly across India and the progress of land reforms has also been uneven. On the whole, however, it can be said that जो agrarian structure है, it has changed substantially from colonial times to the present, but still it remains highly unequal. आज भी जिनके पास लैंड है वो है, जिनके पास नहीं है वो नहीं है. आज भी फार्मर सुइसाइड कमिट कर रहे हैं. कोई रीज़न है कि ये agrarian structure ठीक नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये डेट साइकिल में चले जाते हैं फार्मर्स. तो दे आर इट इज़ हाईली इनइक्वल. दिस स्ट्रक्चर पुट्स कंस्ट्रेंट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. अब अगर फार्मर के पास पैसा नहीं है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, right? Land reforms are necessary not only to boost agriculture growth but also to eradicate poverty in rural areas and bring about social justice. It is very important, but you have to understand कि reform लाना और उसे implement करना दो अलग बातें हैं. Okay, so it needs to be implemented very well. Now, in a democracy like India, it cannot happen because हमारे में करप्शन है. ओके, और इसके अलावा भी जो लोग हैं अदर दैन द गवर्नमेंट, पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट रूरल सोसाइटी, जहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक रिसोर्स है, वो एक फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड है, वो प्रॉपर्टी है, बट कास्ट एंड क्लास इनग्रेंड है इनमें. ठीक है, जिन कास्ट के पास ज़्यादा लैंड होगी वो डोमिनेंट कास्ट होंगे. क्लासेस हमने पढ़ ली हैं. ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग भी हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली है. तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड विल श्योरली कम अप विद द वीडियो बाय टुमारो, the second part of the video. Okay, so if you haven't subscribed, please subscribe to our channel and share. Stay home, stay safe and study hard. Thank you.